पीकोनी, ये जो 3 ग्रुप्स है ना, ठीक है, इन तीनों को मिला के 8th ग्रुप बोला गया, तीनों कॉलम को मिला के, ठीक है। और फिर कॉपर से स्टार्ट होता है बी वाला ग्रुप, तो 1B 2B, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, 1 to 7B, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 to 7A, और बीच में जो 3 ग्रुप्स बचे हैं ये आपके हो गए 8th ग्रुप, तीनों को मिला के 8 ग्रुप बोल दिया था उसने। और जो इनर्ट वाले हैं, ठीक है, उनको क्या बोला था, 0 ग्रुप, है ना। ये बाद में डिस्कवर हुए थे, ठीक है, पहले इनर्ट गैसेस के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था लोगों को, बाद में ये हुए थे, ठीक है। तो स्पेशली ये नंबरिंग आपको बताना चाहिए, और इस नंबरिंग से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो मेंडलीव ने 1A 1B साथ में रख दिए, 2A 2B साथ में रख दिए, 3A 3B साथ में रख दिया, उसका कोई मैच नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, राइट। सो दिस वाज आल्सो द ड्रॉबैक। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ड्रॉबैक में हमने आई थिंक 3 पॉइंट लिखे हैं ना, चौथा पॉइंट आप ये लिख दीजिए, फोर्थ पॉइंट, 1A 1B एंड 2A 2B, like this many elements were arranged in same column number on the basis of configuration. Configuration is only valency, on the basis of valency. But actually, no chemical properties were similar for these elements. ठीक है, तो जो ग्रुपिंग ए और बी करी थी वो बहुत गलत की थी। फिफ्थ पॉइंट, improper placement of elements by atomic weights order, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, अब जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने बोला तो ये था कि भाई जो भी मैं एलिमेंट्स प्लेस कर रहा हूँ इसमें, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। जैसे ऊपर से स्टार्ट किया, राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ना चाहिए, सॉरी एटॉमिक वेट, है ना। फिर अगले में आए एटॉमिक वेट बढ़ना चाहिए, फिर अगले में एटॉमिक वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन जो उसने ये पूरा अपना टेबल बनाया था उसमें 2-3 ऐसे पेयर थे, ठीक है, जहां पर ये चीज उल्टी हो रही थी। उल्टी क्यों हो रही थी, क्योंकि उसने ना दो चीजें कंसिडर की थी। मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा था कि जो मेंडलीव है उसने एक तो प्रॉपर्टीज का जो रेपिटेशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया था, दूसरा एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया था, ये दोनों चीजें कंसिडर की थी उसने, है ना। तो उसके बेसिस पे जो उसने ग्रुपिंग करी, ठीक है, एटॉमिक वेट जो है ना वो अलग अलग आ रहा था, जैसे कोबाल्ट और निकल, ठीक है। कोबाल्ट और निकल का क्या होता है एटॉमिक वेट, कोबाल्ट का है आई थिंक 58.9 और निकल का है 58.7। अब आप वो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, उसमें ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल एक बार ओपन करके देखिए मेंडलीव का, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक बार ओपन करके देखिए, उसमें कोबाल्ट पहले है और निकल बाद में है ना। फिर उसके बाद आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का होता है 40 और पोटेशियम का होता है 39.1। आर्गन पहले लिखा हुआ है, पोटेशियम बाद में लिखा हुआ है ना, देख लिया आपने, है ना। तो ये इसमें एक तरीके से इम्प्रॉपर प्लेसमेंट है ना, उसने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए एटॉमिक एटॉमिक वेट, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है बीच में,
ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। सर फिर पता कैसे चला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट होनी है? वो नेक्स्ट आएंगे ना, मोजले भाई साहब हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी रिसर्च की, ठीक है, उन्होंने बताया कि भैया ये एटॉमिक वेट के हिसाब से जब तक चलोगे ये गलत ही आएगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलो। उनको भी कैसे पता लगा था वो भी हम आगे देखेंगे, है ना, इसके नेक्स्ट वाला वही है। ठीक है, लिख लिया। मॉसले, मॉसलेस पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं उसको, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। अच्छा, अब जो हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं ये वाला भी फाइनल वाला नहीं है, इसके बाद एक और आएगा, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो है हमारा फाइनल वाला जो आजकल चल रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉजले साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स bombarded on elements and then noticed frequencies of X-rays emitted। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग एलिमेंट पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, बम्बार्डमेंट का मतलब वही इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन गन से एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की। और ऐसा करने से, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एकदम से डी एक्सेलरेट होते हैं तो वो एक्स रेज रिलीज करते हैं। ठीक है, ये फिनोमिना फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, है ना। तो कोई भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर एकदम से डी एक्सेलरेट होगा किसी एलिमेंट पे टकरा के तो एक्स रेज रिलीज करेगा। ये साइंटिस्ट को पहले से पता था, तो उसने अलग अलग एलिमेंट पे गिराना शुरू कर दिया और फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करी, और फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का एक टेबल बना दिया। टेबल नहीं मतलब, नोट डाउन करके एक ग्राफ बना दिया, उसका डाटा टेबल ड्रॉ किया एक। और जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका रूट लिया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो न्यू है ना, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। इसका ग्राफ ड्रॉ किया एटॉमिक नंबर के साथ। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ये रूट क्यों लिया उसने? ठीक है, क्योंकि वो रूट नहीं ले रहा था ना, तो ये ग्राफ कर्व आ रहा था। ठीक है, और उससे चाहिए था कि एक प्रॉपर मुझे पैटर्न मिलना चाहिए कि इन एलिमेंट्स में जैसे जैसे कोई चीज बढ़ रही है तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न मुझे मिलना चाहिए। तो उसने फिर रूट न्यू वर्सेस जेड का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो उसे स्ट्रेट लाइन मिला। तो उसे समझ में आएगी, उसे ये कहानी समझ में आएगी भाई, एटॉमिक मास की जगह या एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर अगर हम लें, ठीक है, तो उसका जो पैटर्न आएगा फ्रीक्वेंसी के साथ वो एक स्मूथ पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको उन्होंने ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, और इसके बाद हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, पॉइंट्स इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मॉजले ने ये नहीं बोला कि भाई ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, उसने बोला कि भाई जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, तो उसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज यू नो क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसने बोला था। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
आर डिपेंडेंट या फिर पीरियोडिक फंक्शन हो, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो इसने सबसे पहले ये बोला कि भाई जो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। और ये ग्राफ हो गया, और ये जो ये ना इसका सिंबल थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इस तरीके मतलब ये वी नहीं है, ये कुछ ऐसा है एक्चुअल में, बट वो जल्दी लिखने में वी जैसा दिखता है, ऐसा है ये। और आप इसको एफ भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। हो गया नोट डाउन, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, पोलोनियम के बाद सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव क्यों हैं? पोलोनियम के बाद सारे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव क्यों हैं? क्या आंसर हो सकता है? लैंथनम वाली सीरीज जो है, ठीक है, दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और एक्टिनाइट सीरीज वाली जो है वो सारे रेडियोएक्टिव है, ठीक है। इसका आंसर वैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो देखो जो न्यूक्लियस होता है, अब ये ना वैसे ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है, या फिर फिजिक्स में भी हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं उसका पार्ट है ये, है ना। तो होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीजेस, increases as atomic number increases। ठीक है, अब देखो, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों में न्यूक्लियर फोर्स लगती है, न्यूक्लियर फोर्स। ये तीनों पेयर हैं, ठीक है, इस प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों में कौन सी फोर्स लगेगी, न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस में लगेगी? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है जैसे दो सिमिलर चार्जेस जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो रिपेल करेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज है दो नेगेटिव चार्ज, वो रिपेल करेंगे आपस में, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, राइट, है ना। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन्स हैं उसका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उसमें आप देखोगे प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के बराबर है, जो छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन फॉर heavy elements, for heavy elements number of neutrons is greater than number of protons। तो आपको सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। भाई अगर एक छोटे से सर्कल में या स्फेयर में आपने दो प्रोटॉन रखे हैं, है ना, और आप उसी स्फेयर में अगर 100 प्रोटॉन रख दो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसमें फर्क आएगा ना। अब सोच के देखो, दो प्रोटॉन हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी उनको जोड़ के कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है। लेकिन अब जब प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो भी उनको संभाल नहीं पाती है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बराबर हुआ तो। लेकिन अगर आपने न्यूट्रॉन्स बढ़ा दिए, तो न्यूट्रॉन बढ़ाने से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो एटम जो है वो, मतलब जो न्यूक्लियस है वो बन जाएगा, बता सकते हो? मतलब अगर हैवी एलिमेंट्स में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा एटम के ऊपर, या सॉरी न्यूक्लियस के ऊपर? उससे फर्क ये पड़ेगा, जब आपने न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बढ़ाए तो न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बढ़ रही, है ना? तो नेचर जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, हैवी एलिमेंट्स जो है ना वो नेचर में एग्जिस्ट कर पाए, इसलिए हैवी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये पोलोनियम के आगे यही कहानी चलती है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है ना, और जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके कंपैरिजन में कम है। तो जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन है उसको बैलेंस कौन कर लेगा? न्यूक्लियर फोर्स, है ना। इसको डायग्राम सर न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स के अंदर से नहीं आता है? पहले आप ये चीज देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये एक तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक रिपल्शन, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इनमें लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स जब वो अट्रैक्टिव होता है, ये भी आप ध्यान रखिए, शायद मैंने आपको बताया नहीं, न्यूक्लियर फोर्स जो है ना अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अब आप मैं ध्यान से समझिए, न्यूक्लियस के अंदर तीन पेयर है, पीपी, एनपी, एनएन। जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ा दोगे, तो न्यूक्लियर फोर्स की जो अमाउंट है वो बढ़ नहीं जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन, क्योंकि अब आप प्रोटॉन नहीं बढ़ा रहे हो, अब आप न्यूट्रॉन बढ़ा रहे हो ज्यादा। तो होगा क्या, जो, भाई देखो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमने प्रोटॉन बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा बढ़ा दिया, उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये दोनों जो पेयर्स है ना, ये न्यूक्लियस को बाइंड करने में ये ना सक्षम हो गए। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो, मतलब पोलोनियम से पहले तक तो संभाल लेती है न्यूक्लियस को, उसके बाद नहीं संभाल पाती। उसके बाद संभालने के लिए उसको और न्यूट्रॉन चाहिए, कि और न्यूट्रॉन होने से क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रिक रिपल्शन जो है वो दूर फेंक रहा है। तो ये दोनों फोर्स जब बैलेंस होगी तभी तो न्यूक्लियस बना रहेगा ना, वरना टूट जाएगा न्यूक्लियस। तो पोलोनियम के बाद ये कहानी शुरू हो जाती है, कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उनका रिपल्शन इतना बढ़ जाता है कि जो इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दे आर नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द न्यूक्लियस। तो नेचर क्या करता है? नेचर और न्यूट्रॉन डाल देता है उसके अंदर, ताकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाए, तो वो रिपल्शन जो बैलेंस नहीं हो पा रहा था वो न्यूक्लियर फोर्स से बैलेंस हो जाए। वरना तो आप सोचो ना, नेचर में फिर वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, ठीक है। अभी इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। सर मेरा बस एक क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से आता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से आता है? न्यूक्लियर फोर्स तीनों में है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों में लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक रिपल्शन सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन में ही लग रहा है। तो अगर आप न्यूट्रॉन बढ़ा दोगे, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगी ना उस न्यूक्लियस के लिए, तो वो न्यूक्लियस को बाइंड करके रख पाएगा, अदरवाइज न्यूक्लियस टूट जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, न्यूक्लियस जो है ना बहुत छोटी सी जगह पे बहुत सारे प्रोटॉन्स को ऐसे दबा के रखा हुआ है, तो वो दबा के किसने रखा हुआ है? न्यूक्लियर फोर्स ने रखा हुआ है दबा के, है ना। दैट इज नेसेसरी टू फाइंड द सर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सर मैम आज हमें स्कूल में बता रही थी कि
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको ना ज़्यादा हैंडल नहीं किया जाता, उनकी बहुत छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ प्रिपेयर की जाती हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी हों। सर अगर उनकी इतनी छोटी क्वांटिटीज़ बनती हैं तो फिर लाइक उनको स्टडी कैसे किया जाता है? हमें कैसे पता कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या फिर अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं? देखो उनकी छोटी क्वांटिटी जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट के लिए तो सफिशिएंट है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनस्कोप, माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप तो खैर कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनस्कोप होता है मेन चीज जिससे ये रिसर्च होती है। इलेक्ट्रॉनस्कोप पता क्या होता है? वो लगभग 10⁻⁻12 मीटर के लेवल पे देखता है, ठीक है। तो जो 10⁻⁻12 मीटर का लेवल है ना, ये एटम से भी छोटा है। तो अगर आपके पास अगर एक एटम है ना, तो आप उसको भी देख पाओगे। इतनी हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रॉनस्कोप बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनस्कोप, ठीक है। तो अगर छोटा अमाउंट है, वो छोटा अमाउंट बनाया इसलिए जा रहा है कि भाई उसको हम सिर्फ स्टडी करें, क्योंकि उसको हैंडल करना डिफिकल्ट है, ठीक है भाई। रेडियो एक्टिविटी से इंसान मर सकते हैं, और मरेंगे भी पता कैसे? पता ही नहीं लगेगा। 2 4 5 6 महीने बाद उनके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, अजीब अजीब से बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, स्किन पे अजीब अजीब से धब्बे बन जाएंगे, फेस अजीब सा हो जाएगा, बाल उड़ जाएंगे, ये सब चीजें होने लगती हैं धीरे धीरे सर मैंने करके। पढ़ा था मैरी क्यूरी के फिंगर से भी उनकी स्किन निकल गई थी रेडियो एक्टिविटी से हाँ, काम करने की वजह यस से। यस। तो ना, जो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ रिस्क पे होती है डेफिनेटली। हालांकि वो बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स लेके चलते हैं, सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं वहां जाके काम करने के, है ना, बट स्टिल कब वो चीज हो जाए पता थोड़ी आपको। रेडिएशन, रेडिएशन जो वो आपकी स्किन में एंटर कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। आपको पता है गामा रेज जो होती हैं, वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकती है। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गामा रेज रिलीज करते हैं, ठीक है। और गामा रे पता है क्या करते हैं आप? आपको पता है रेडियो एक्टिविटी से इंसान मरता क्यों है? रेडियो एक्टिविटी फिर की वजह, कैंसर, किससे? कैंसर। कैंसर, कैंसर नहीं, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, फिर इसके आगे हम अपना आगे सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। जो रेडियो एक्टिव जो रेज होती है ना, स्पेशली गामा रेज, वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती है, बहुत मतलब बहुत बारीक होती है वो, इतनी बारीक कि उसके लिए हर चीज जो है वो एक नेट की तरह है। मतलब वो आपका जो फर्श है उसको भी पार कर जाएगी, दीवार को भी पार कर जाएगी, कपड़ा लकड़ी लोहा सबको, क्योंकि उसके लिए मतलब उसको ना ये सारी चीजें ऐसे नेट की तरह दिखती हैं, इतनी छोटी है वो एक्सरेज। और ये जो मैंने बनाया है ना, ये एटम्स हैं, एटम के बीच में जो जगह होती है ना, उसके बीच में से निकल जाती है वो। तो वो क्या करती है, वो आपके सीधा डीएनए को हिट करती है और आपका डीएनए तोड़ देती है। अच्छा, डीएनए जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो हमारा एक तरीके से स्टोरेज है इंफॉर्मेशन का। मतलब आपके जो आपकी जो पूरी बॉडी है ना, उसमें इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में स्टोर्ड है, उसी की वजह से आपकी पूरी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है। तो आप सोचो जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की 50 लाइनें को उड़ा दे बीच में से, पूरे प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम धीरे धीरे अजीब बिहेव करने लगेगा। तो वही होता है रेडियो एक्टिविटी। आपको पता नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपको, आपको अगर रेडियो एक्टिविटी वो क्या होता है, लेकिन वो जब गामा रे आपके अंदर घुसेगी, 1 2 महीने बाद आपके सिम्टम्स शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए तोड़ रही है अंदर जाके। दर्द भी नहीं होगा आपको, पता ही नहीं लगेगा, डीएनए हिट करेगी, और जब डीएनए टूटेगा तो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिस होएगी, कभी आपको चक्कर आने लगेंगे, कभी कुछ होने लगेगा, कुछ होने लगेगा, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया जो आपका डाउट था, है ना? दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। न्यूक्लियर फोर्स तीनों में लगती है, पीपी एनपी एनएन, लेकिन इलेक्ट्रिक रिपल्शन सिर्फ पीपी में लग रहा है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है पोलोनियम के बाद, तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए न्यूक्लियस के अंदर, उनको संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को वो। तो न्यूक्लियर फोर्स उनको बाउंड करके रख सके, इसलिए और न्यूट्रॉन जो है वो नेचर ने उस न्यूक्लियस में डाल दिए, ताकि न्यूक्लियस को बाइंड किया जा सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर दूं। ओके, नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। उसके हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अभी,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा है हमने? सर एक पॉइंट लिखा है। पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना? हम्म, ठीक है ना? और एलिमेंट्स, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड according to their increasing atomic numbers। ठीक है? और सिंपल सी बात है, जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप अरेंज करके रखोगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो मैच हो ही जाएंगी। ठीक है? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो लास्ट किस ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बनाया गया। ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कुछ ज्यादा मतलब इसमें और जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? ये दो पॉइंट्स हैं और आगे हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये है हमारा असली वाला, रियल वाला, इसमें हम सारा मेन डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, ये दिया था रैंक एंड वर्नर। रैंक एंड वर्नर है ना, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। प्रपोज्ड दिस पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये जो हमारा लॉन्ग फॉर्म वाला जो पीरियोडिक टेबल, इसमें चार साइंटिस्ट ने काम किया था। दो साइंटिस्ट और थे, बोहर एंड बरी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और एटॉमिक नंबर्स उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को याद आया है, इसमें हमने शायद लिखा नहीं है। जो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें जो इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, वो भी ऐड की गई थी। ये आप लिख लीजिए, इनर्ट गैसेस वर एडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय रैमसे। एक अलग साइंटिस्ट है, अलग नाम है उसका, रैमसे। उसने इनर्ट गैसेस जो है वो इस पीरियोडिक टेबल में ऐड की। ठीक है? अब ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें वही एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम किया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली काफी हद तक सही बैठ गया था उनका जो पीरियोडिक टेबल है ना? और मुझे लग रहा है मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भेजा है मैंने आपके ग्रुप में? नहीं भेजा ना? मेंटली वाला भेजा है मुझे लग रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। मेंटली वाला भेजा है। सर आपने दोनों भेजे हैं। मॉडर्न वाला नहीं, नहीं, मॉडर्न का मतलब है, जस्ट 1 मिनट, ये देखो अब आप ग्रुप में, ग्रुप एक बार खोल के देखिए। ये जो टेबल है, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है?
तो आप नोटिस करोगे ना कि इसमें भी ग्रुपिंग वैसे ही कर रखी है जैसे मेंडलीव ने की थी। आपने ओपन कर लिया जो मैंने अभी जस्ट भेजा है ना? तो इसमें जो ग्रुपिंग कर रखी है वो मेंडलीव के जैसी कर रखी है, 1A 2A 1B 2B जो मैंने लिखे थे अभी, है ना? लेकिन इन्होंने एटॉमिक नंबर्स को कंसीडर किया था अरेंज करने के लिए, ठीक है? और दूसरा इनर्ट गैसेस ऐड कर दी थी। अब देखो एक जीरो ग्रुप भी एडेड हो रखा है इसमें, ठीक है? तो अब जो पीरियोडिक टेबल है वो तीन है आपके पास। एक है मेंडलीव का जो पहले भेजा था, ये वाला जो भी मैंने भेजा है, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और लॉन्ग फॉर्म वाला जो है, जो मैं आपको अभी बार बार इसमें लैपटॉप में ओपन करके दिखाता हूँ, वो लॉन्ग फॉर्म वाला है, ठीक है? डिफरेंस क्या है? जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। देख रहे हो आप इसमें एफ पी डी एफ, ये क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बेसिस बनाया गया है ना? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में किसने सारी कहानी लिखी थी? बोहर एंड बरी, ठीक है? और रैंग एंड वर्नर ने इसको प्रपोज किया था। चार साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया, ठीक है? इसमें हम ब्लॉक्स में हम क्यों डिवाइड कर पाए? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में जा रहा था, तो एस लिख दिया उसका नाम पूरे ब्लॉक का। पी में जा रहा था तो पी लिख दिया, और फिर डी और एम, ठीक है? और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, इसमें जो ग्रुपिंग है, इसका फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स वर ग्रुप। ये हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है? एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड इन एस ब्लॉक, एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? सेकंड पॉइंट, it has groups from 1 to 18, यानी कि 18 ग्रुप्स, और वी कैन से 18 कॉलम्स। थर्ड पॉइंट, it has 7 periods, it has 7 periods, 7 rows। इसे नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन? यस सर। ठीक है, तो अब हम जो है ना, ये पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना? तो दिस इज द करंट फॉर्म, है ना? अब ये चीज है, इसको हमें याद रखना है। सारी प्रॉपर्टीज, सारा डिस्कशन अब इसी पे ही होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हिस्ट्री थी, है ना? तो इसको, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें ना आपको हर एलिमेंट की लोकेशन पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वो मतलब इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि भाई इनके साइज का आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, एटॉमिक साइज का, ठीक है? फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ठीक है? साइज का मतलब क्या हुआ कि भाई जो एटम है उसका रेडियस क्या है, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एनी आइडिया? ईवा? सर, tendency of atoms to attract shared electrons. वेरी गुड, करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है मतलब जो कोई एटम है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो वो कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके ना ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आते हैं। ट्रेंड्स का मतलब है
कि अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी या बढ़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर साइज जो है एटम का बढ़ेगा या घटेगा, तो इसलिए आपको ना लोकेशन पूरी पता होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। ठीक है, एक तो ये जो हमारे ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन है उसमें काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा, अगर आपको प्रॉपर याद है कि भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा है तो आप उसका एटॉमिक नंबर बता पाओगे, है ना। अगर आपको लोकेशन पता होगी तो आप एटॉमिक नंबर बता दोगे ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लिखे हुए हैं सारे, है ना। तो इसको याद करने का जो एक होता है ना, क्या कहते हैं, निमोनिक्स, वो हम आज पढ़ेंगे। निमोनिक्स टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप वन की बात करते हैं। ये ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन है HLINAKRBCS। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लर्न करेंगे, है ना। ग्रुप वन की बात कर रहे हैं, तो HLINAKRBCS। तो इसका जो, अच्छा, निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? निमोनिक्स मैंने वर्ड लिखा है, क्या होता है निमोनिक्स? जैसे सर हर वर्ड का कोई ये भाई बात बताओ पहले। जैसे हर एलिमेंट का एक वर्ड होगा, लाइक एक सेंटेंस फॉर्म करेगा पूरे नंबर। राइट, आप बताओ रूपांशी। सर हर वर्ड का पहला लेटर लेना ताकि वो कोई कैची सा लाइन या सेंटेंस बना दे ताकि याद हो जाए जल्दी। राइट, ठीक है, दोनों का आंसर करेक्ट है ना। तो ये जो पूरा ऑर्डर है ना, ठीक है, इसको हमें याद करना है ना। तो आपके कहीं स्कूल वगैरह में आप कुछ बताया है कि इसको कैसे याद करना है, या और कहीं आपने पढ़ा हो इस पूरे ग्रुप का जो है? नहीं, चलो देखो, इसको हम लिखेंगे हेलीना। अब हेलीना में एच आ गया और एल आई आ गया, देखो एच आ गया एल आई आ गया, हेलीना। और एन ए भी आ गया, देखो एच आ गया एल आई आ गया एन ए आ गया, हेलीना करे। जो एलिमेंट का वर्ड होगा ना, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एच हाइड्रोजन का आ गया है, ये एल आई जो है वो लिथियम का आ गया, एन ए जो है वो सोडियम का आ गया, के जो है वो पोटेशियम का आ गया। हेलीना करे रब से, अब से का मतलब यहाँ पर सीजियम है, से सीजियम मैच हो रहा है ना, तो उस हिसाब से हेलीना करे रब से फरियाद, है ना। हेलीना करे रब से फरियाद। अब आपको ये पहला वाला जो ऑर्डर है वो याद हो गया ग्रुप वन में, ठीक है। एच का मतलब है हाइड्रोजन, एल आई का मतलब है लिथियम, एन ए का मतलब है सोडियम, के का मतलब पोटेशियम, आर पी का मतलब है रुबीडियम, सी एस का मतलब सीजियम, और ये एफ आर का मतलब फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये वाला फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, ठीक है। ग्रुप टू, ग्रुप टू मतलब ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ठीक है। अब देखो आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये ऐसे, ये जितना ज्यादा फनी होगा उतना आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा,
आप चाहो तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबके एटॉमिक मासेस तक याद कर सकते हो डेसिमल प्लेस के साथ, ठीक है। वो भी निमोनिक्स की टेक्निक्स है, ठीक है। चलो पहले हम ये वाला याद कर ले, पहले हमें लोकेशन याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पर BE आ गया, MG आ गया, CA आ गया, SR आ गया, BA आ गया और RA आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, कई बार ना मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर ये अगर हम इसको ऐसे याद करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई जैसे बेटा हमने लिखा तो उसमें जो सिंबल है एलिमेंट का वो BT है या BA है, क्या हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे? फिर जैसे मान लो स्कूटर है, अब स्कूटर में हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि सर सिंबल जो है वो एलिमेंट का SC होगा या SCO होगा, क्या होगा? तो ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, जो निमोनिक्स हम पढ़ते हैं ना उसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है ना वो इस चीज को स्टोर कर लेता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जो मैंने निमोनिक्स है वो किसके लिए बनाया है, ठीक है। ये आपका जो माइंड है वो इतना समझदार पहले से होता है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ना आपको बिल्कुल गधों की तरह ही याद कर रहे हैं कि हाँ आंख बंद करके बस ऐसे रट लिया, ऐसे नहीं। थोड़ा एक दो बार उस ग्रुप को देख लो कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं। एक दो बार देखने पे ही आपको अगली बार जब ये आप ये लाइन बोलोगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी अच्छा इसमें बेटा में BE है, फिर मांगे में MG है, फिर कार में CA है। वो आपका माइंड आपको अपने आप ही बता देगा, ठीक है। तो वो चीज टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। हाँ जी, लिख लिया ग्रुप 2 का, ठीक है। अब हम ग्रुप इसकी बात करेंगे 13। आपका वैसे ये बीच वाले ग्रुप कहाँ चले गए, ये भी हम करेंगे। पहले ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे आप एक चीज और याद रखिएगा, आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस पे बनते हैं। ये महाशय जी जो B ब्लॉक है ये सबसे डेंजरस है। इसमें इनर्ट गैस भी है, इसमें नॉन मेटल भी है, इसमें मेटल भी है, इसमें मेटलॉइड भी है, ठीक है। फिर ये नीचे कुछ मेटल्स यहाँ पर देख रहे हो, पोस्ट ट्रांजिशन में एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो इसमें ही बनते हैं, और या फिर इसमें भी बनते हैं। इसमें लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं होगा, इसमें सिंपल आंसर आ जाता है, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देते हैं, है ना। तो ये वाला जो P ब्लॉक है ना, इसकी आपको सबकी लोकेशन एकदम एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। अक्षु, अक्षु, चार्ज लगाओ मेरे को पानी ला के दो। ओके हाँ, ग्रुप 13 लिखना है हमने, है ना। ग्रुप 13 है ये, तो इसका बी, इसका BAl, गैलियम, इंडियम, हेलियम, Tl है ये, निहोनियम, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर। मेरा बेटा वो भी सुन के हंस रहा है कि सर डैडी क्या पढ़ा रहे हो, बैंगन आलू गाजर बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओए, इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। NH को है नहीं लिख सकते, थैला नहीं, ये NH पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके बाद ग्रुप 14, ये वाला तो जबरदस्त है, 14 वाला, CSIGESNPB।
इसका आएगा केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, है ना। ये तो सबसे मजेदार है, जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है बंदा वही खुद को ही बोल रहा है अपने आप को, केमिस्ट्री सर जो है वो सन की प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। तो इसको याद रखने के लिए केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, फुल्ली, FL भी लिखा है फुल्ली। जो ये लास्ट वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले, इन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो इतना हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। लेकिन अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, याद रखें इसको। ओके, ग्रुप 14 वाला लिख लिया आपने रूपांशी, है ना। ठीक है, ग्रुप 15 लिख रहा हूँ मैं। तो इसका फायदा क्या है, आप बैठे बैठे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये लाइन जो है वो अगर आ जाएगी, पूरा ग्रुप आपके सामने आ जाएगी, अच्छा इसमें ये एलिमेंट्स है ना। अच्छा, इससे फायदा क्या है बता सकते हो, अगर हम ये ऑर्डर याद रख रहे हैं इसका क्या फायदा है, और हम क्या बता सकते हैं इससे, रूपांशी। सर टेबल याद हो जाएगी। वो तो ठीक है, तो याद करना ही है हमें, तो बेयर मिनिमम है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो आपको टेबल में लोकेशन तो याद होनी चाहिए, है ना। इससे फायदा ये है कि जो ग्रुप आप पूरा याद रख रहे हो ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब जैसे ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन, है ना, ये लेड, ठीक है, ये फ्लोनियम, फ्लोवियम, इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, ये बेनिफिट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है ना प्रॉपर्टीज पे भी आते हैं, वैसे 2-4 एलिमेंट लिख देंगे, और मतलब जैसे 5-7 एलिमेंट लिख दिए, उससे पूछ लेंगे कि कौन से एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है, तो उसका आंसर कैसे आएगा कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तो वो ग्रुप याद करते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसमें ये एलिमेंट है तो ये आंसर है, दैट्स इट। तो ग्रुप में अगर कितने एलिमेंट्स हैं सारे अगर आपको पता है और ऑर्डर भी पता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि अच्छा इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी क्योंकि सेम ग्रुप में है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो मॉसले वाला, सॉरी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले वाला था, और ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें ये चीज सबसे अच्छी है कि वो एलिमेंट्स जो है ना उनको जब ग्रुप में रखा गया है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 14 हो गया हमारा, इसके बाद ग्रुप 15, 13, 14, 15, NPAS, SP, इसका है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। हालांकि ये लोग तो अमीर हैं, बट चलो, सार्काज्म चलता है यहाँ। सो फिर MC क्या होगा? MC आप खुद ही सोच लो क्या होगा। कुछ भी मान सकते हो। अच्छा, ये जो हम निमोनिक्स लिख रहे हैं, इसमें अगर आपको कोई और भी फनी वाला आएगा तो मुझे आप सजेशन दीजिएगा, ठीक है, कि जितना फनी होगा वो और अच्छे से याद रहेगा आपको। और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, निमोनिक्स जो होता है ना उसमें ये रूल है, आप उसको जितना फनी बनाओगे उतना ज्यादा याद रहेगा।
जितना कम फनी होगा वो आपको बोरिंग लगेगा, वो याद ही नहीं होगा, है ना। इंटरेस्टिंग जो चीज होती है वो ज्यादा याद रहती है, फनी वाली, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15 हो गया, नेक्स्ट इज ग्रुप 16। इसका वैसे एक सिंपल वाला भी है, मैं दोनों बताया तो मेरे को दो पता है इसके। उससे ओ एस, उस से टी ओ। जैसे होता है ना कि वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है तो हम बोलते हैं उससे टीपो पहले। टेपना मतलब कॉपी करना, है ना। तो उससे टीपो एक तो ये है ना। बट ये मुझे ज्यादा फनी नहीं लगता, तो हम फनी वाला कर लेते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, उससे टीपो। टेपना मतलब कॉपी करना, है ना। तो इसका जो फनी वाला है वो है ओए सक्सेना। ये ओ जो है यहाँ पर आ गया, एस इधर आ गया, ठीक है। इसमें एक्स नहीं लिखना हमने। इसको एस लिखेंगे, सक्सेना मतलब इसमें एस ई भी आ रहा है ना। ओए सक्सेना तेरी पोल खोलू, ठीक है। तो ये जो है लास्ट वाला वर्ड वो इररेलेवेंट है, तो आपको ये ओ, ओए सक्सेना तेरी पोल, ठीक है, बस इतना याद है ना। ये मैच हो रहा है ना। ओ ऑक्सीजन वाला ओ आ गया, सल्फर वाला एस आ गया, फिर सेलेनियम वाला एस ई आ गया यहाँ पर, टी से यहाँ पर टी आ गया, पोलोनियम वाला पीओ आ गया, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला जो वर्ड है वो इररेलेवेंट है, वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा हुआ है बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप 17। अच्छा एक बात और बताओ, आप लोगों के स्कूल में भी केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं? सर ये वाली चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके, रूपांशी आप बताओ बेटा। अच्छा स्कूल आपका सेम ही है ना, निका का अलग है। चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसमें मोलैरिटी वगैरह आता है, एक तो वो हुआ होगा स्कूल में, है ना। फिर सेकंड नंबर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ होगा, और थर्ड पे ये हुआ है। सर पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा काट दिया था, हमें सीधा डे ब्रोली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से शुरू कराया था। स्कूल में okay। मतलब चैप्टर तो फिर ये अभी तीसरा ही मतलब स्कूल में चल रहा है ना। Okay, मैं तो मैं ये देख रहा था सर कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल वो नहीं करवाया है, सिलेबस से काटा है मैंने। कौन सा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल? सर जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक जेनेसिस, टेबल। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब शायद हिस्ट्री होगा। मतलब आपको स्कूल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मतलब जो ये वाला लॉन्ग फॉर्म है यहीं से स्टार्ट करवा दिया था, या फिर पीछे हिस्ट्री कुछ बताई थी? नहीं हिस्ट्री नहीं था, तो इसका मतलब वही है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना वो हटा दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन देखो हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी एबल टू डू दैट। तो ना सर फिर हाँ बोलो बोलो। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, जो मैंने करवाया है। जो आईआईटी मेंस में वो क्या बोलेंगे, वो स्पेशली बोलेंगे कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप आंसर करो इसका, वैसे बोलते हैं। तो जिसको मेंडली पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता तो वो क्या करेगा फिर, है ना। तो ये चीज है ना। लेकिन आसान है याद रखना। आपको याद पता है कैसे रखना है? ऐसे नहीं कि आपको तीन मैंने मतलब तीन पीरियोडिक टेबल दिया तो आप तीन याद रखोगे, नो। आपको उस हिसाब से याद रखना है कि इस वाले को बोलते हैं 1A ग्रुप, इसको 2A ग्रुप, है ना, इसको 3A, 4A, 5A, 6, 7 ऐसे, है ना। जो मैंने वो ऊपर लिखा था ना, वो मेंटली
वाले या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है, जो ए और बी वाली नंबरिंग होती है। और जो 1 से 18 वाली नंबरिंग है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है अगर आपको 1A 2A 1B 2B 1 है ना, ये सब अगर आपको याद है, तो इसमें आपको मेंटली पीरियोडिक टेबल भी याद है ना? बस कॉलम नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रुप 17 FCl BRI ATTS। फाइल कलर ब्राउन इंडिया में आता है। तो फ्लोरीन का F आ गया, क्लोरीन का Cl आ गया, ब्रोमीन का Br आ गया, आई मतलब आयोडीन का I आ गया। ठीक है? AT का मतलब ये जो एस्टेटाइन है, इसका ये AT आ गया। ये जो है ये जस्ट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है। ठीक है? तो ये ग्रुप 17 हो गया। हाँ जी, लिख लिया ग्रुप 17। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे, ये जो डी ब्लॉक में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यानी कि ग्रुप 4 है ना, ये ग्रुप 1 है, 2 3 4। ग्रुप 4 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ, उसका ऑर्डर हम याद कर रहे हैं। ठीक है? मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है? अब इस पूरे डी ब्लॉक का हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ही करेंगे, वो पूरा इतना बड़ा लंबा पीरियड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ग्रुप जो है 1 2 और 13 से लेके 17 तक ये भी हमने कर लिए है ना। अच्छा, ये 18वां ग्रुप रह गया हमारा, है ना, इसको भी लिख लेते हैं ना, रह जाएगा नहीं तो। ग्रुप 18 भी लिख लो आप। HENE आर्गन क्रिप्टन जीनन रेडन ऑर्गेनिज्म। इसका है ही नेवर आर्ग्यूज कल जीरो रन पे आउट हुआ। मतलब एक ऐसा लड़का है जो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि वो जीरो पे आउट हो गया, है ना। ही नेवर आर्ग्यू कल जीरो रन पे आउट हो गया। तो हीलियम का He आ गया, नियोन का Ne आ गया, आर्गन का AR आ गया, क्रिप्टन का K आ गया, जीनन का जीरो, वैसे तो ZeRO लिखते हैं ना, लेकिन इसको मैच करने के लिए XeRO लिख दिया है, ये Xe आ गया। Rn का ये R और N आ गया। ठीक है? और ये OG जो है वो आउट वाला O आ गया। लिख लिया? ये आपका भी हो गया। ठीक है। अब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक में हमें ऐसे हॉरिजॉन्टली याद रखना है उसका ऑर्डर पूरा। ठीक है? तो SCTIVCRMNFECONICUZ, काफी लंबा है। ठीक है?
तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे पेना कोला निक्कू जनाब से। निक्कू जो है ना, वैसे पंजाब में निक नेम होता है, मतलब नाम होता है निक्कू। ठीक है, आपको भी शायद वैसे आइडिया होगा कि कई लोगों का नाम होता है निक्कू। ठीक है, तो ये निक्कू जो है वो नाम है निक्कू। पंजाब में, चंडीगढ़ में बहुत कॉमन है ये नाम। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फेना कोला निक्कू जनाब से। ठीक है, कोई निक्कू जनाब है, उससे वो फेना कोला मांग रही है। कौन मांग रही है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी। तो यहाँ पर SC का ये आ गया है ना, टाइटेनियम का आपका T आ गया, वेनेडियम का V आ गया, क्रोमियम का CR आ गया, मैंगनीज का MN आ गया, Fe का इधर आ गया Fe, कोबाल्ट का CO इधर आ गया, निकल का इधर आ गया, कॉपर का इधर आ गया, और ये जिंक का Zn इधर आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं अब ग्रुप 5 B ब्लॉक। YZR NB MO TC RH PD AG CD। अच्छा, इसका कुछ बता सकते हो क्या बन सकते हैं? 1 मिनट का टाइम, क्योंकि ना इसका जो मेरे पास है ना निमोनिक, वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब मजा नहीं आता। देखो, कुछ 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो क्या इसका हम फनी बना सकते हैं। है कुछ आ रहा है याद? रूपांशी को याद आ रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं? नो? चलो मैं अपने वाला बता देता हूँ। ये भी पता नहीं, शायद आपको लगेगा फनी, देखते हैं चलो। तो इधर हमने लिखना था। ठीक है, ये जरा जनाब, सॉरी, ये जरा नवाब नवाबी छोड़ो। ठीक होता है ना कुछ, जो है लोग ज्यादा नवाबी झाड़ते हैं अपनी, तो बोलते ये जरा नवाबी छोड़ो। मौत तक रूह, मौत तक रूह, रूह का मतलब आत्मा को बोलते हैं। मौत तक रूह रह रह कर पढ़ाई आगे करती रहेगी।
अब ये पंजाबी में ना करती जो है ना वर्ड, उसको करदी बोलते हैं। करती है ना, उसको करदी भी बोलते हैं। तो बस ऐसे याद रखने के लिए, तो ये जरा नवाबी छोड़ो, मौत तक रूह रह रह कर पढ़ाई आगे करती रहेगी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये नवाबी छोड़ दो, पढ़ाई कर लो अपनी, वरना आपकी जो रूह है वो आगे तक पढ़ाई करती रहेगी। ठीक है। तो फनी भी है थोड़ा, है ना, थोड़ा लंबा ज्यादा है ये याद करने के लिए, है ना, बट ठीक है, याद रहेगा आप। 2-4 बार आप पढ़ोगे ना, एक काम करना, ये जो मैं आज लिखवा रहा हूँ ना, एक बार जिस भी हम ग्रुप का है, जिस भी पीरियड का हम ये देख रहे हैं ना, तो ये निमोनिक्स पढ़ना, फिर उस ग्रुप को देखना, निमोनिक पढ़ना, ग्रुप को देखना, 2-3 बार करोगे तो इट विल बी डन। हाँ जी, हो गया। अब हम बात करें ग्रुप 6 की। लिख लिया है ना? ग्रुप 6 डी ब्लॉक, ये है एच एफ, नहीं एल ए भी तो है, लेंथनम, हैफ्नियम, टी ए डब्ल्यू आर ई ओ एस, आई आर ई टी ए यू एच टी। इसका है ला हफ्ता तेरा, ला हफ्ता तेरा, वरना रेल और आयरन से पिटाई और होगी। अब रेल से कैसे पिटाई होगी वो तो भगवान ही जाने, लेकिन अब सेंटेंस बनाने के लिए हमने लिख दिया है कि ला हफ्ता तेरा, वरना रेल और आयरन से पिटाई और होगी। तो यहाँ पे लेंथेनम का एल ए आ गया, हैफ्नियम का एच एफ आ गया, टी ए का ये टी ए आ गया, वरना का मतलब डब्ल्यू का वरना आ गया, आर ई का ये आर ई आ गया, ऑस्मियम का ओ आ गया यहाँ पर, और इरिडियम का आयरन आ गया, आई मतलब आई आर आ गया, पीटी का पी और टी यहाँ पर आ गया, ए यू जो है इसका ए यू यहाँ पर आ गया, एच जी का एच और जी है। ठीक है। सर आप कल का फिजिक्स का टेस्ट वीकेंड को रख सकते हो? वीकेंड में बताओ किस दिन? संडे? सर सैटरडे संडे कभी भी चलेगा। युवा आपको भी ठीक है? यस सैटरडे सर। सर बस 4 to 5 मेरी मैथ्स क्लास है, उसके अलावा करूँगी। कोई नहीं, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सैटरडे संडे को लेकर। और सर कौन से चैप्टर का है? अरे हाँ, टॉपिक मैंने डाला नहीं ना उसमें। प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया हमारा, तो मोशन प्लेन का लेंगे, अभी डाल दूंगा मैं, आज अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, हो गया। और ना ये जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, इसको हम रहने ही देते हैं, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। अब आपको भी सर रेयरली क्यों आते हैं? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं हम लोग कहीं पर भी, है ना, रिस्क की वजह से। जो लेंथेनाइट वाली सीरीज है ना, ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। रेयर अर्थ का मतलब क्या होगा कि वो अर्थ में तो मिलते हैं लेकिन बहुत रेयरली मिलते हैं। इसलिए जो लेंथेनाइट मतलब लेंथेनम वाली सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो इसको लिख लो, मैं इधर लिख देता हूँ, लेंथेनम एंड इट्स सीरीज एलिमेंट्स आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड they found very rarely in अर्थ, इसीलिए इसका नाम रेयर अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है। और जो एक्टिनाइड सीरीज है उसमें सारे रेडियो एक्टिव होते हैं।
all elements of actinide series including actinium all are radioactive. Therefore not used in real life. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, एक चीज और है, आपने जो डाउट पूछा था रूपांशी, मेरे को ये समझ में आया कि मैंने एक्सप्लेन तो सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो शायद अभी आपको समझ नहीं आया होगा। आपका क्वेश्चन ये था कि भाई वो सारे रेडियोएक्टिव क्यों होते हैं, है ना, एक्टिनाइड वाले जो हैं, मतलब पोलोनियम के बाद वाले, है ना, पोलोनियम के बाद वाले। तो पोलोनियम के बाद वाले रेडियोएक्टिव इसलिए होते हैं, तो मैंने सारा जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये दिया कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, है ना। अब न्यूट्रॉन ज्यादा होने से न्यूक्लियस तो बन गया, लेकिन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो उसकी खराब हो जाती है ना। तो न्यूट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियस तो बन गया, लेकिन अब वो जो न्यूक्लियस बना है वो अनस्टेबल ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना। मतलब वो वाली कहानी हो रही है कि भाई छोटी जगह उसमें ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो वो कभी तो फटेगा बेचारा। तो पोलोनियम के बाद वाले सिनेरियो में यही होता है, जो नेचर है उसने न्यूट्रॉन्स डाल डाल के न्यूक्लियस तो बना दिया, ठीक है, लेकिन उसकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, अच्छा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसकी बात हो रही है। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, ज्यादा न्यूट्रॉन भर जाते हैं उसमें, ठीक है, तो वो अपने आप को हल्का करने के लिए रेडियोएक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से जो मास है उसको निकालेगा किसी भी फॉर्म में, चाहे एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, अलग अलग टाइप की होती है रेडियोएक्टिविटी, तभी वो हल्का होगा, तो उसकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो अगर किसी न्यूक्लियस में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो रेडियोएक्टिविटी शुरू कर देता है, एनर्जी निकालना शुरू कर देता है, सो दैट वो स्टेबल हो पाए थोड़ा सा, है ना। लेकिन बेचारा कभी स्टेबल नहीं हो पाता, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता रहता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो हम 12th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था निमोनिक्स टू मेमोराइज इवन एटॉमिक मासेस विद द डेसिमल बेसिस, वो भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, टेक्निक, जिससे आप कोई भी जो डिफिकल्ट डाटा है ना किसी भी चीज का वो आप याद कर लोगे बहुत इजीली, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आपने एक बार उसको कर लिया तो यू विल रिमेम्बर इट, है ना। वो भी निमोनिक निमोनिक टेक्निक्स का ही पार्ट है, और ना केमिस्ट्री में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जिनको भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं उनको निमोनिक्स जरूर समझाता हूँ, क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में बहुत सारे जो क्या कहते हैं एक्सेप्शंस हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस में कुछ डाटा होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय सर, गुड नाइट।